हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें से आपको 50 बनाना पड़ेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 89 30 7304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो जाति प्रथा को माना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो श्रम विभाजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हु आर शुद्राज किसकी रचना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या है। तो कासू है, इसे आपको याद रखना है। और खोखा किसका लड़का है। तो सेन साहब का लड़का है, इसे आपको याद रखना है। और गिरधर लाल का लड़का कौन है। तो मदन है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो महल वाले जीतते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो सच्चा भारत गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत माता कहाँ निवास करती हैं। तो भारत माता गांव में निवास करती हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो अपना देश भारत है ये गांव का देश है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ गद्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो ये भाषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत से हम क्या सीखे किसने लिखा है। तो मैक्स मूलर ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। तो मूढ़ लोग कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था।
तो विल्हेम मूलर था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैक्स मूलर कहाँ के निवासी थे, तो ये जर्मनी के निवासी थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कंठ और केन का जर्मनी भाषा में किसने अनुवाद किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कंठ और केन का जर्मनी भाषा में किसने अनुवाद किया, तो मैक्स मूलर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए वाष्प निकल रहा है, ये शुद्ध वाक्य है यानी सही वाक्य है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको सर्वोत्तम शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सर्वजोड़ उत्तम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुस्सा पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो क्रोध को दबाना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है उसको किसने लिखा है, तो रामविलास शर्मा ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो समय पर धोखा देना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गुप्त का विलोम है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है, तो प्रकट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्वत का पर्यायवाची यानी पर्वत का और दूसरा नाम क्या होता है, तो शैल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि लंबोदर में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लड़का आया था कौन काल है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये वाक्य दिया गया है ये कौन सा काल है, तो वाक्य है यहाँ पे कि लड़का आया था, तो ये कौन सा काल है, तो ये भूतकाल है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23
23 नंबर प्रश्न है कि आम का पर्यायवाची होगा, यानी यहाँ पे आम का आपको दूसरा नाम बताना है। तो आम का दूसरा नाम क्या होता है, तो आमरा होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि धन विहीन में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो धनहीन शब्द है इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। तो धनहीन में तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि माता पिता में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शब्द है माता पिता, इसमें कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे जो ये शब्द दिया हुआ है अनुराग, इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के आगे लगता है, तो जब इसे पढ़िएगा तो अनुराग, तो सबसे पहले अनु आएगा, उसके बाद राग आएगा, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, तो अनु उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक कौन थे। तो ये सिखों के प्रथम गुरु थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि जपूजी किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि जपूजी किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये पाठ की कौन सी विधा है, तो ये ललित निबंध है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये पशुता का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लेखक से किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो छोटी बेटी ने पूछा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बिरह लीला किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरह लीला किसकी रचना है, तो ये घनानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1680 ईस्वी के आसपास हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है, तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही वाली मंगमा की मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है, इसे आपको याद रखना है। और मंगमा कौन सी कार्य करती थी, तो दही बेचती थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि अस्मिता का सही अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्मिता का सही अर्थ क्या होता है, तो पहचान या अस्तित्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो ये गलत है। बी वाला ऑप्शन है मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं,
तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि टॉल्स्टॉय कौन थे, तो एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था, तो शहनाई था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो डुमरांव में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो ये गुणाकर मूले की कहानी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी जी की रचना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक का साला लाया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि सतकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सतकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं, तो उड़ीसा के हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है, तो सतकोड़ी होता ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, तो बेंगलोर में बेचा करती थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगमा के परिवार में कुल कितने लोग थे, तो 4 लोग थे, इसे आपको याद रखना है। और मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, तो 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। और लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि मंगू कब से पागल है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू कब से पागल है, तो जो मंगू है ये जन्म से पागल है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मंगू कितने साल की थी, तो 12 साल की थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि संसार का संधि विच्छेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा,
तो सम जोड़ सार होगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची यानी इंद्र शब्द का दूसरा नाम क्या होता है, तो देवराज होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि वेदना में प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय होता है ये शब्द के आखिर में लगता है। तो जब हम बोलेंगे वेदना, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो इसमें ना प्रत्यय है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो मनुष्य से पूरा मनुष्य जाति का बोध होता है। तो ये कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। तो बाबर से हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो बर्बरता समापन हेतु काटते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था। यहाँ पे आपको बताना है कि पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है कि मोटर कार को खतरा किससे था। तो खोखा से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो 5 बेटियां थीं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो गांव में बसती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो जो वारेन हेस्टिंगस था ये भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वारेन हेस्टिंगस को 172 सोने का दारिस नामक सिक्का मिला था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप लोग हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप लोग हमें बताइए कि आपका 60 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। सभी का कमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है और फ्री में पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए हम बताते हैं कि आपको फ्री में ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है और उसके बाद आपको फ्री में पीडीएफ और नोट्स कैसे डाउनलोड करना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल। तो
दोनों इसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, खोल लेना है। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे देखिए अब खुल गया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका क्रोम और गूगल ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK, या आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं ASK, फिर CLASS, बिल्कुल जैसे लिखें वैसे लिखिएगा आस्क क्लास। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपको कौन सा टेस्ट देना है, तो जो सबसे ऊपर वाला होगा वही आपको टेस्ट देना है। नीचे वाला भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाले टेस्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए 304 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। अब आपको टेस्ट देने के लिए स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया कि π/2 क्या है। तो π/2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो इस पर टिक लगाएंगे तो देखिए सही हो गया। अगर गलती होता तो रेड हो जाता। अब दूसरा क्वेश्चन लाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5, 15, 20 के लसा और मसा का यहाँ पे आपको अनुपात निकालना है। तो 5, 15 और यहाँ पे देखिए 20 का लसा मसा का अनुपात क्या होगा, तो इसे निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 4:3 पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो जाएगा, और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस पर बस आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसमें बहुत सारा PDF हम अपलोड कर चुके हैं, और रात 8 बजे एक PDF आपको मिलता है सब्जेक्टिव का या ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग यहाँ पे बस डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।